हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग सभी को अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर लाइव प्लेटफॉर्म में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग एक साइंस बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है ह्यूमन बॉडी, जिसे हिंदी में बोलते हैं मानव शरीर। तो इस टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। आप लोग भी देख सकते हैं कि इस टॉपिक से एग्ज़ाम में कितना बार पूछा है। ग्रुप डी में पूछा है, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा है, एलपी टेक्नीशियन में पूछा है। तो अगला जो क्वेश्चन जो पूछ सकता है सो यही एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, इसका आगे पीछे से पूछ सकता है। तो इस क्लास में हम लोग ऑप्शन को भी डिटेल में कवर करेंगे, ताकि हम लोग आज की क्लास में 20 क्वेश्चन यदि प्रैक्टिस करते हैं तो इसके साथ साथ 80 प्लस यानी कि 100 क्वेश्चन के लगभग हम लोग कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हमारी जिह्वा पर कौन सा अभिग्राही स्थित होती है। तो अभिग्राही जो होती है उसे इंग्लिश में बोलते हैं रिसेप्टर। तो हमारी जिह्वा पर जो स्थित होती है वो रस संवेदी स्थित होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में चर्चा करते हैं। जीभ जो होती है वो 4 प्रकार की स्वाद के बारे में बताती है। जीभ जो होती है सो मुख तल पर एक पेशी होती है जो भोजन को चबाना और निगलना आसान बनाती है। तो जीभ का काम होती है कि भोजन को चबाना और निगलना जो से आसान बनाती है, स्वाद के अनुभव कराने में प्रमुख अंग है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य में लगभग स्वाद कलिकाएँ जो जीभ पर पाई जाती है वो कितनी पाई जाती है। ये क्वेश्चन जो से 2016 में पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में, कि स्वाद कलिकाएँ जीभ पर पाई जाती है। तो 2000 से 8000 तक स्वाद कलिकाएँ हमारे जीभ पर पाई जाती है। हमारी जिह्वा पर जो रस संवेदी जो होती है, जिसे इंग्लिश में गस्टेटरी बोलते हैं, वह क्या करती है। तो वह हमारे जिह्वा पर जो गस्टेटरी पाए जाते हैं, स्वाद के प्रति संवेदनशील जो होती है वो तंत्रिका कोशिकाएँ होती है। कौन सी होती है? स्वाद के प्रति संवेदनशील तंत्रिका कोशिकाएँ होती है, इसलिए यह स्वाद के बारे में पता लगाता है। यह कोशिका जो होती है सो भोजन में रसायनों के प्रति संवेदनशील होती है। जीभ जो होती है मूल रूप से 4 प्रकार के स्वाद के प्रति संवेदनशील होती है। तो क्वेश्चन पूछता है कि जीभ जो होती है सो कितने प्रकार के स्वाद के बारे में पता लगाती है। तो 4 प्रकार की पता लगाती है, नमकीन, खट्टा, कड़वा तथा मीठा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अंग की व्याधियों के निदान के लिए ईईजी का प्रयोग करते हैं। ये भी क्वेश्चन जो से पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईईजी का जो प्रयोग हम लोग करते हैं सो कहाँ किसके लिए करते हैं। तो मस्तिष्क के लिए हम लोग ईईजी का प्रयोग करते हैं कि मस्तिष्क काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मस्तिष्क की गतिविधियों के लिए हम लोग ईईजी का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईईजी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम जो होती है सो वो ईईजी का फुल फॉर्म होती है। अगला क्वेश्चन समझने से पहले इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि न्यूरॉन्स की इलेक्ट्रिकल गतिविधियों को रिकॉर्ड कौन करता है। तो न्यूरॉन की जो होता है इलेक्ट्रिकल गतिविधियों का जो रिकॉर्ड करता है वो कौन करती है। तो ईईजी करती है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दे सकते हैं पीत जूस वाला। ये क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है आप लोग भी देख सकते हैं। यह क्वेश्चन कितना बार पूछा हुआ है आप लोग भी से देख सकते हैं कि पीत रस का स्रावित जो होती है सो कहाँ होती है, यानी पीत रस का निर्माण जो होती है वह कहाँ से होती है। तो पीत रस का निर्माण जो होती है वो यकृत से होती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। कहाँ पे दिया गया? ए में दिया गया है। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पितरस का जो पितरस जो से किस प्रकार की पदार्थ, वो क्षारीय होती है कि अम्लीय होती है। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में चर्चा करते हैं। यकृत जो होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो यकृत होती है। यकृत जो से कहाँ पाई जाती है। तो उदर गुहा में स्थित होती है। कहाँ पाई जाती है? उदर गुहा में स्थित होती है, जो डायफ्राम के नीचे होती है। अगला क्वेश्चन है, यकृत कोशिकाएं एक विशेष प्रकार के द्रव का स्त्रावन करती है। तो यकृत से हम जानते हैं कि एक विशिष्ट कोशिकाएं द्रव का स्त्रावन करती है, जिसका नाम है बाइल जूस यानी पितरस है। तो पितरस का जो पीएच वैल्यू है वो कितना है। तो 7.6 से 7.7 जो से पितरस का पीएच वैल्यू है। तो पितरस का पीएच वैल्यू पूछे तो 7.6 से 7.7 है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पितरस जो से किस प्रकार की पदार्थ है, क्षारीय पदार्थ है, अम्लीय पदार्थ है। तो हम जानते हैं किसी का भी पीएच मान यदि 7 से कम होता है तो वह अम्लीय होता है, 7 से कम होता है तो वह अम्लीय होता है, और 7 से ज़्यादा होता है तो वह क्षारीय होता है। लेकिन जब 7 रहता है तो वह उदासीन होती है।
क्वेश्चन पूछ सकता है कि पितरस का रंग जो होता है सो किस प्रकार के होता है, तो उसका पितरस का रंग जो होता है सो हरे पीले रंग का होता है। इसमें कोई पाचक एंजाइम नहीं पाई जाती है। यह भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को नष्ट करती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को नष्ट कौन करती है, तो पितरस करती है, तथा ये वसा को भी पाचकीकरण करता है। अगला क्वेश्चन है 4th नंबर का। 4th नंबर का क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप भी देख सकते हैं, ये भी 2021 में पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में। तो पाचन के बाद प्रोटीन जो से परिवर्तित हो जाते हैं। तो पाचन के बाद प्रोटीन जो से परिवर्तित हो जाते हैं, किस में हो जाते हैं, तो एमिनो अम्ल में प्रोटीन परिवर्तित हो जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है कि प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो एमिनो अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। तो एमिनो अम्ल के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। पाचन के पश्चात प्रोटीन जो से एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। पूर्ण विखंडन पर शुद्ध प्रोटीन्स के अणु सरल अमीनो अम्ल के अणुओं में टूटते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि पूर्ण विखंडन जब होती है तो जितना भी प्रोटीन जो रहती है वो सरल अमीनो अम्ल के अणुओं में टूटते हैं। अतः प्रोटीन जो होती है सो अमीनो अम्ल का यौगिक होते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रोटीन जो से होते हैं तो अमीनो अम्ल का यौगिक किसे कहते हैं, तो प्रोटीन्स को ही कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रकृति में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है, तो 20 से 22 प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है, अगला क्वेश्चन जो आप देखते हैं 5 नंबर का, मानव इनमें से किसे नहीं पचा सकता है। तो मानव जैसे इसमें से सेलुलोज को नहीं पचा सकता है, क्योंकि सेलुलोज जो होता है सो पेड़ पौधा में पाया जाता है। तो सेलुलोज को कौन पचा सकता है, तो सेलुलोज को शाकाहारी जानवर पचा सकते हैं। जो जीव जंतु शाकाहारी होता है वही पचा सकता है, मानव जो से इसे नहीं पचा सकता, हम लोग नहीं पचा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि सेलुलोज क्या होती है। तो सेलुलोज जो होती है, सेलुलोज का पाचन जो होता है सो मानव द्वारा नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल सही। सेलुलोज का पाचन जो होता है सो शाकाहारी जानवर द्वारा आराम से कर सकता है, क्योंकि वो लोग पेड़ पौधे के पत्ती वगैरह सब खाते हैं। सेलुलोज जो होती है पेड़ पौधों की कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव है, ठीक है, प्रमुख घटक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरे पेड़ पौधों में कोशिका भित्तियाँ जो होती है वो किसकी बनी होती है, तो सेलुलोज की बनी होती है। और सेलुलोज जो से क्यों सेलुलोज को क्यों नहीं पचा सकती है मानव, तो सेलुलोज को इसलिए पचा सकती है कि सेलुलोज जो होती है सो एक प्रकार की कार्बनिक यौगिक है जो कि पॉलीमर रूप का ले लेता है। अगला क्वेश्चन है, खुर वाले जानवरों का आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सी होती है। तो खुर वाला जानवर, जितना भी खुर वाला जानवर होता है, गाय बकरी भैंस हिरन, जितना भी खुर वाला जानवर है वो सब का आमाशय का एक सबसे बड़ा भाग होता है जिसे हम लोग कहते हैं रूमेन। रूमेन को प्रथम पेट के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन इससे आ सकता है, देखते हैं इसके बारे में कि खुर वाले जानवरों का आमाशय का बड़ा हिस्सा जो होती है वो रूमेन होती है। रूमेन आमाशय का पहला भाग होता है, इसलिए इसे प्रथम पेट भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि रोमथंक यानी कि रूमिनेंट जो होती है, रोमथंक हो गया और रूमिनेंट हो गया, क्या मतलब जैसे कि बोलते हैं ना जुगाली करना, पागुर करना, तो जुगाली करने वाले खुरदार स्तनधारी होते हैं, ठीक है। जुगाली करने वाले खुरदार स्तनधारी होते हैं जो रूमेन में अपना भोजन नरम करते हैं, फिर जुगाली करके फिर भोजन को चबाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं जैसे कि गाय भैंस बकरी हो गई, क्या करते हैं, इसको चराना चाहते हैं तो पहले ये खा लेता है, उसके बाद ये पागुर कर करके भोजन को पचाता है। तो इसीलिए बोलता है स्तनधारी किसे कहते हैं, जो बच्चा को जन्म दे सकता है और बच्चा को दूध पिला सकता है, उसी को हम लोग स्तनधारी कहते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि गाय भैंस जो हो गया सो पहले घास को खा लेता है, बाद में पागुर करके उसके चबाते हैं। तो इस प्रकार से वो लोग भोजन को चबाते हैं। यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव की आहार नाल का हिस्सा नहीं है। तो मानव की आहार नाल का हिस्सा नहीं है, इसमें से कौन सा क्वेश्चन, देखते हैं ये भी क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मलाशय हो गया, ग्रास नली हो गया, श्वास नली हो गया। तो यहाँ से पता चलता है कि श्वास नली मतलब होता है सांस लेने वाला, तो ये जो है हमारे आहार नाल की भाग नहीं है। आहार नाल में क्या होता है, आहार नाल में होता है कि ये भोजन को पाचन करता है, उसे हम लोग आहार नाल, तो आहार नाल का ये भाग जो से नहीं होती है। आहार नाल मतलब जहाँ जहाँ से भोजन गुजर कर जाती है, तो ये हमारे इस प्रकार से आहार नाल एक प्रकार से नहीं है, क्या है, श्वास नली है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। मनुष्य में जो होती है 8 से 10 मीटर लंबी जो आहार नाल होती है। क्वेश्चन पूछता है कि आहार नाल की जो
मीटर होती है, कितनी लंबी होती है? तो यह आहार नाल जो होती है सो मनुष्य में 8 से 10 मीटर लंबी होती है, जो मुंह से लेकर मल द्वार तक फैली होती है। यह आहार नल प्राय 5 भागों में बांटा गया है। तो जहाँ जहाँ से भोजन होकर गुजरती है उसी को हम लोग आहार नाल कहते हैं। ठीक है, पहला हो गया मुख हो गया, दूसरा ग्रसनी हो गया, तीसरा ग्रास नली हो गया, चौथा आमाशय हो गया, पांचवा आंत हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आहार नाल को 5 भागों में बांटा गया है। आहार नाल की यदि लंबाई पूछे तो 8 से 10 मीटर होती है, मुंह से लेकर जहाँ पे मल त्याग जिसको कि एनस गुर्दा बोलते हैं, एनस बोलते हैं, यानी कि मुंह से लेकर मल द्वार तक, ठीक है, फैली होती है। यहाँ से क्वेश्चन और पूछ सकता है कि आहार नाल जो होती है इसका मुख्य कार्य जो होती है इसे आहार भोजन के अवों को पचाना तथा शरीर के सभी भागों में पहुंचाना। आहार नाल का काम क्या होती है कि आहार को भोजन मुंह में लेना तथा भोजन अवों को पचाना और शरीर के सभी भागों में पहुंचाना ही आहार नाल कहलाता है। तो आहार नाल में भोजन का जो घटक जो होती है वो कौन कौन सा होती है? तो प्रोटीन होती है, कार्बोहाइड्रेट होती है, वसा होती है, विटामिन होती है, खनिज होती है और लवण तथा जल भी है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं श्वास नलिका सांस लेने में सहायक होती है, जो कि गलों को फेफड़ों से जोड़ती है। श्वास नलिका जो होती है सो सांस लेने में सहायक होती है, गलों को फेफड़े से जोड़ती है, वायु का आयु प्रदान भी करती है, वायु को आदान प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं 8 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो ये क्वेश्चन भी से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2021 में पूछा है, 2014 में पूछा है, 2019 में पूछा है। सब किस में पूछा है? तो आरआरबी में पूछा है। आप देखते हैं कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है आकृत होती है, जिसे इंग्लिश में हम लोग लीवर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन से इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं, लीवर जैसे क्या है। तो लीवर जो होते हैं मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। ठीक है, लीवर का यदि वजन पूछेगा तो ये 1.5 किलो से यानी कि 2 kg तक होता है, लीवर का वजन होता है। इनकी क्रिया को क्या कहते हैं? इनको इसमें क्या करती है? क्रिया को ये क्या कर देती है? तीव्र कर देती है, यानी कि तेजी कर देती है। तो यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि आकृत का वजन जो होती है सो 1.5 से 2 किलोग्राम होती है। अगला क्वेश्चन इससे समझ आ सकता है, आकृत क्या करती है? आकृत प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करती है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि आकृत जो है प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करती है? तो आकृत प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देती है। ठीक है, सफेद ग्रंथि किसे कहते हैं? जिससे पसीना निकलता है, यानी पसीने की ग्रंथि को हम सफेद ग्रंथि के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद देखते हैं स्तन ग्रंथि स्त्रियों के स्तनों में पाया जाता है। ठीक है, स्तन ग्रंथि पूछेगा कहाँ पाई जाती है? तो स्त्रियों का स्तनों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का। 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, पाचन तंत्र के इनमें से किस अंग की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जे के समरूप होती है? तो पाचन तंत्र का कौन कौन सा हिस्सा, जैसे कि आहार नाल का हिस्सा हम लोग पढ़ें। ठीक है, आहार नाल का हिस्सा पढ़ें तो आहार नाल का जैसे 5 भागों में बांटा गया था। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पाचन तंत्र जो पाचन तंत्र मतलब क्या होता है? जो मतलब अंग मिलकर पाचन के काम करते हैं उसी को हम लोग पाचन तंत्र कहते हैं। मतलब जो तंत्र मिलकर पाचन का काम करते हैं उसी को हम लोग पाचन तंत्र कहते हैं। तो इसमें से बोल रहा है कि पाचन तंत्र के इनमें से किस अंग की आकृति जो होती है अंग्रेजी वर्णमाला अक्षर जे के समरूप होती है? तो हम लोग जानते हैं कि आमाशय जो होती है क्या होती है? आमाशय जो होती है वो क्या पाचन तंत्र का भाग है। इसमें से इसका आकार जो होती है सो जे के आकार होती है। तो इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं आमाशय का जो है, आमाशय की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जो होती है जे के समरूप होती है। ठीक है, यह भोजन नली तथा छोटी आंत के बीच स्थित होती है। आमाशय जो होती है सो कहाँ पे स्थित होती है? तो यह भोजन नली तथा छोटी आंत के बीच जो होती है स्थित होती है। यहाँ भोजन रस के साथ मथता है जिसे काइम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं आमाशयीय पाचन क्रिया पूर्ण हो जाने पर उसे आगे छोटी आंत की ओर धकेलती है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं आमाशयीय पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाने पर जब आमाशय में भोजन आता है तो वहाँ पे जब पाचन की क्रिया पूर्ण होता है तो जो बचता है उसे छोटी आंत की ओर भेजता है, छोटी आंत के डुडेनम पार्ट की ओर भेजता है। आमाशय जो होती है आमाशय एवं गिरहनी के बीच
आमाशय एवं गर्हनी के बीच एक पेशीय कपाट पाइलोरिक वाल्व होता है, जो खाद्य पदार्थों को आमाशय से गर्हनी में तो जाने देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आमाशय में जब खाना जब पचता है तो वो खाना पचने के बाद जो बचता है सो किसको ओर भेजता है, छोटी आंत की ओर भेजता है। तो छोटी आंत का जो होता है सो 3 भाग होता है। पहला होता है डुडेनम, दूसरा होता है जेजुनम और तीसरा होता है इलियम। तो पहले भेजता है डुडेनम की ओर। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन ये भी याद रखना, जब भोजन स्टमक से पेट से आमाशय से जब जाता है, छोटी आंत की ओर चला जाता है, तो फिर छोटी आंत से वापस स्टमक में नहीं आता है। ये भी ध्यान रखना। स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, ये किसके कारण से होती है? तो जब भी किसी को देखते हैं, जब भी स्वादिष्ट भोजन देखते हैं तब मुंह में जो होती है पानी आ जाती है, तो वो किसके कारण से आती है? तो ये होता है स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया जो होती है, उसी के कारण से मुंह में जो होती है सो पानी आ जाता है। किसके कारण से पानी आता है? मुंह में पानी जो आती है सो स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया के कारण से आती है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, ठीक है। यह भोजन के पाचन प्रतिक्रियाओं के कारण एंजाइमेटिक तंत्रिका नियंत्रण के माध्यम से प्रतिनिधित्व किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन के कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? तो प्रोटीन की कमी से क्वाशियोर की बीमारी हो जाती है, जो अधिकतर बच्चों में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे थोड़ा इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो क्वाशियोर रोग जो होती है सो प्रोटीन के कमी के कारण से होती है, जो 1 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे की होती है। बच्चे का आयु जो होता है सो पोषण माँ के दूध के स्थान पर उच्च कैलोरी परंतु अल्प प्रोटीन वाला आहार देने से होती है। यानी कि प्रोटीन मतलब आहार कम देंगे तो वहाँ पे हमको क्वाशियर का रोग हो सकता है। जब प्रोटीन की कमी होगा तब क्वाशियर का रोग होता है। इसमें क्या होती है, जब क्वाशियर रोग बच्चों में हो जाती है तो उसका कारण जो से क्या निकल कर आती है, मांसपेशियां जो होती है सो लटक जाती है। मांसपेशियां क्या होती है, लटक जाती है। हाथ पैर जो होते हैं सो पतले हो जाते हैं तथा वृद्धि एवं मस्तिष्क का विकास जो होती है सो रुक जाता है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। डुडेनम का भाग है, तो डुडेनम किसका भाग है? हम लोग पहले जानते हैं कि डुडेनम जो होती है सो छोटी आंत का भाग है। छोटी आंत का 3 कौन सी भाग है? डुडेनम है, जेजुनम है और इलियम है। तो पूछेगा डुडेनम किसका भाग है, तो छोटी आंत का भाग है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में चर्चा करते हैं। डुडेनम का आकार जो होती है वो किस प्रकार की होती है? तो डुडेनम का आकार एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि यू की तरह होती है, ठीक है, जिसे गर्हनी या पकवासे भी कहते हैं। तो डुडेनम को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? गर्हनी या पकवासे के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गर्हनी यानी डुडेनम की लंबाई जो होती है वो कितनी होती है? तो डुडेनम की लंबाई जो होती है सो 25 सेंटीमीटर होती है, जबकि शेष 30 सेंटीमीटर लंबे वाला भाग को क्या कहते हैं? इलियम कहते हैं। इलियम जो होती है सो लास्ट में होती है, जेजुनम जो होती है सो बीच में होती है। तो पूछागा कि डेडुनम की लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है और शेष जो 30 सेंटीमीटर होती है वह इलियम कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, छोटी आंत जो होती है सो आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, ठीक है। छोटी आंत क्वेश्चन पूछा जाता है कि छोटी आंत जो होती है सो आहार नाल के सबसे लंबा भाग होती है। आहार नाल के इस भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि पाचन की क्रिया पूर्ण कहाँ पे होती है? तो छोटी आंत में होती है। पाचन की क्रिया जो से पूर्ण कहाँ होती है? छोटी आंत में होती है। और मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई जो होती है से कितनी होती है? तो 6 मीटर होती है। 6 मीटर होती है और चौड़ाई पूछेगा तो 2.5 सेंटीमीटर होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर का एकमात्र अंग जो फिर विकसित हो सकती है, मानव शरीर का एकमात्र अंग कौन सी है जो फिर से यानी दोबारा वो सृजित हो सकता है? उसे हम लोग जिगर के नाम से जानते हैं, जिसे इंग्लिश में लीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं, या जो से दोबारा विकसित हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं। मानव शरीर का एकमात्र अंग जिसे लीवर कहते हैं, मानव शरीर का एकमात्र अंग जिगर है जो पुनः विकसित हो सकती है, सृजित किया जा सकता है। जिगर पूछे, लीवर जो पूछे, जैसे कि तुम मेरा जिगर का टुकड़ा है, तो जिगर जो होती है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है।
जिगर जो होती है सबसे बड़ा ग्रंथि होती है और इसका वजन पूछे तो 1.5 से 2.0 kg तक होता है, यानी कि 1.5 किलो से 2 kg तक होता है। भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को गति को क्या कहते हैं? तो भोजन नली के दीवारों को संकुचन और प्रसरण गति को हम लोग कर्मानुकुंचन गति कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ इसका सही आंसर हो जाएगा। तो कर्मानुकुंचन जो होती है कर्माकुंचन जो होती है, इसमें क्या करते हैं, भोजन जो है एक ही दिशा में जाती है, फिर यदि नीचे जा रही तो फिर वो ऊपर नहीं चढ़ती है, इसी के कारण नहीं चढ़ती है। भोजन जो होती है नली के दीवारों को संकुचन और प्रसरण को कर्माकुंचन गति कहा जाता है। ठीक है, भोजन जो होती है ना, भोजन नली के दीवारों के संकुचन को, संकुचन मतलब संकुचन और प्रसरण, संकुचन मतलब सिकुड़ना, प्रसरण मतलब फैलना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कर्माकुंचन गति कहा जाता है। मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन निग द्वारा, यानी कि निग द्वारा गलेट जिसको बोलते हैं, ठीक है, ग्रास नली में पहुंचता है। ग्रास नली एक लंबी नली होती है जो अमाशय में खुलती है। तो हम लोग जो मुख यानी भोजन पहले हम लोग कहाँ डालते हैं, मुंह में डालते हैं, और मुंह के माध्यम से यानी कि मुख गुहा के माध्यम से वो किस में जाती है, तो ग्रास नली में पहुंचता है। तो ग्रास नली में पहुंचता है तो ग्रास नली जो होती है सीधे कहाँ खुलती है, तो स्टमक में ही खुलती है। इसका दीवार जो होती है इसमें पेशीय संकुचनशील होती है। भोजन के पहुंचते ही ग्रास नली का दीवार में तुरंग की तरह संकुचन, सिकुड़न और शिथिलन फैलाव शुरू हो जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भोजन के पहुंचते ही ग्रास नली के दीवार में तुरंत जो होती है, ग्रास नली के दीवार में तरह तरह की संकुचन, सिकुड़न और शिथिलन फैलाव जो होती है सो शुरू हो जाती है। ज़्यादा हो जाता है तो फैलना पड़ता है उसको, यानी फैलना पड़ता है। यदि खाना एक बार में ज़्यादा ले रहे हैं तो कम ले रहे हैं तो सिकुड़ना पड़ता है। तो इस प्रकार से देखने को मिलता है ग्रास नली में। इसी को हम लोग कर्माकुंचन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, गले में डैश के छल्ले मौजूद होते हैं। तो गले में किसका छल्ले जो से मौजूद होते हैं, तो उपास्थि का मौजूद होते हैं। क्या किसका होते हैं, उपास्थि का। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ इसका सही आंसर हो जाता है। तो उपास्थि मतलब समझते हैं इसका मतलब क्या निकल कर आता है। तो उपास्थि मतलब होता है मानव शरीर एवं अन्य प्राणियों में पाए जाने वाला लचीला संयोजी ऊतक है। ठीक है, उपास्थि जो होती है सो एक लचीला संयोजी ऊतक है, यानी जोड़ने वाला है, जोड़ने वाला कोई हम लोग संयोजी ऊतक कहते हैं। यह हमारी मज्जा में उपस्थित कॉन्ड्रोसाइट्स कोशिकाओं से बने होते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि उपास्थि जो होती है वो किससे बने होते हैं, तो मज्जा में उपस्थित कॉन्ड्रोसाइट्स कोशिकाओं से बनी होती है। जैसे कि कान की हड्डी हो गया, नाक की हड्डी हो गया, गले की हड्डी हो गया, अस्थियों का जोड़ आदि उपास्थि के बने होते हैं। अब हम लोग देखते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसके ओर। उपास्थि जो होती है शरीर के ऊतकों को मजबूत बनाने का काम करता है। तो जोड़ने का काम करता है ना, इसलिए मजबूत बनाने का काम करता है। हमारे शरीर के तो हम लोग पढ़ रहे थे कि उपास्थि जो होता है शरीर के ऊतकों को मजबूत बनाने का काम करता है। हमारे शरीर को जोड़ों को लचीला भी बनाता है। तो उपास्थि मतलब होता है जोड़ना, यानी कि एक संयोजी ऊतक की तरह कार्य करती है। इसकी उपस्थिति के कारण हमारे शरीर के कई अंग सुचारू रूप से काम करते हैं। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार को बताएं। तो भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान जो ऊर्जा में परिवर्तन होता है वो क्या होती है, तो रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाती है। भोजन की पाचन की प्रक्रिया जो होती है सो रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में चर्चा करते हैं। भोजन जो होती है पाचन प्रक्रिया के दौरान होने वाली ऊर्जा परिवर्तन जो होती है रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है, तो हम लोग जानते हैं कि भोजन किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नल में भोजन जाता है। तो सबसे पहले हम लोग को मुंह में डालना पड़ता है, जिसको हम लोग अंत ग्रहण कहते हैं। ठीक है, अंत ग्रहण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ इसका सही आंसर होगा कि भोजन जो से किस
किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नाल में जाती है, तो अंतग्रहण के प्रक्रिया द्वारा आहार नल में जाती है। भोजन का आहार नली में पहुंचाने की प्रक्रिया को हम लोग अंतग्रहण के नाम से जानते हैं। आहार का प्रमुख मुख जो होती है, आहार का पाचन जो होती है, यानी कि भोजन का पाचन जो होती है वो कहाँ से शुरू होती है, तो वह मुंह से ही शुरू होती है और छोटी आंत में पूरा कंप्लीट हो जाती है। भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को गति को क्या कहा जाता है, तो भोजन नली को दीवारों को संकुचन, सिकुड़ना और फैलना को क्या कहते हैं, तो कुंचन कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं इसके बारे में। भोजन जो होती है इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है, तो भोजन से प्राप्त ऊर्जा को हम लोग कैलोरीज में मापते हैं। किस में मापते हैं, कैलोरीज में मापते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो यहाँ हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि भोजन से प्राप्त ऊर्जा को हम लोग तो कैलोरीज में मापते हैं, यानी कि कैलोरीन में मापते हैं। ठीक है। सबसे पहला प्रोफेसर जो था निकोलस क्लीमेंटसन ने सन 1824 में कैलोरी की ऊर्जा इकाई के रूप में परिभाषित किया था। तो कैलोरी की ऊर्जा के इकाई के रूप में परिभाषित कौन किया था, तो 1824 में सबसे पहले एक प्रोफेसर था निकोलस क्लीमेंट ने, उसी ने ऊर्जा को इकाई के रूप में परिभाषित किया। क्वेश्चन पूछा था, ग्राम जल का ताप जो होती है डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि जल वगैरह जो ताप बढ़ाते हैं ना, वो हमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो क्वेश्चन यहाँ क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि कैलोरी की ऊर्जा की इकाई किसने दी थी, तो निकोलस क्लेमेंट ने दिया थी। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को किस में नापते हैं, तो कैलोरीज में मापते हैं। फिर आगे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जल का तापमान और डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, तो कैलोरी जो होती है ना, कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से किसमें होमोडोंट पाए जाते हैं, तो होमोडोंट पाए जाते हैं। तो इससे पहले कि इससे क्वेश्चन आएगा तो दो ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है। सबसे पहले भोजन से प्राप्त ऊर्जा को किसमें मापते हैं, तो कैलोरीज में मापते हैं। कैलोरीज की परिभाषित कौन दिया था, तो एक प्रोफेसर था, कौन था, निकोलस क्लीमेंट ने दिया था। ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें होमोडोंट पाए जाते हैं, तो होमोडोंट और हेमोडोंट जो होता है वो किसमें होती है, तो हम लोग जानते हैं जो बच्चा देता है, यानी कि जो दूध पिला सकता है, बच्चा देता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्तनधारी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, स्तनधारी। तो जितना भी, तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ देखते हैं होमोडोंट जो होती है सो मछली का दांत होती है। ठीक है। या जो से एक स्तनधारी नहीं है, क्या है, एक स्तनधारी नहीं है, और स्तनधारी का दांत होता है तो वहाँ हेट्रोडोंट कहते हैं। ठीक है। स्तनधारी का दांत जो होता है सो एक जैसा नहीं होता है, उसे हम लोग हेट्रोडोंट कहते हैं। जैसे कि मानव हो गया, तेंदुआ हो गया, घोड़ा, ये सब क्या है, स्तनधारी है। तो होमोडोंट दांत किस में पाया जाता है, तो मछली में होमोडोंट दांत पाया जाता है। इसके बारे में थोड़ा आगे देखते हैं। स्तनधारी में दांत जो होती है उसे हम लोग थिकोडोंट के नाम से भी जानते हैं, हेट्रोडोंट के भी नाम से जानते हैं, ज़्यादातर डायफियोडोंट के नाम से भी जानते हैं। जबकि मछलियों में किस प्रकार के दांत होती है, तो होमोडोंट होती है और एक्रोडोंट होती है। तो इस प्रकार से हम लोग 20 क्वेश्चन को कंप्लीट किए, प्रैक्टिस कर रहे थे। 20 क्वेश्चन को हम लोग कवर किए। अगले वीडियो में फिर इसी प्रकार से 20 क्वेश्चन का क्लास होगा और अगले वीडियो में फिर इसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए, आप लोग को यदि मेरा क्लास अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। और साथ में कमेंट भी कीजिएगा कि कहाँ हम गलती कर रहे हैं, ताकि वहाँ पे हम इम्प्रूव भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे तरफ से ये जानते हैं कि हम कहीं पे गलत नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। तो अच्छा लगे तो इसी तरह मेरा चैनल को सपोर्ट करिए, और आगे हम लोग नेक्स्ट में मिलते हैं फिर इसी तरह क्वेश्चन के साथ में। और यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं जीके जीएस के लिए, तो बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है जीके जीएस के लिए,
और एग्ज़ाम से पहले एक बार देख लें। तो जीके जीएस में अभी हम लोग इसमें सिर्फ जीएस का प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसमें से हमें लोग जीके जीएस होता है, तो जीके जीएस में अभी हम लोग जीएस यानी कि जनरल साइंस का सीरीज चला रहे हैं। फिर ये कंप्लीट होगा, उसके बाद जीके का भी कवर करेंगे। तो अभी फिलहाल अभी बायोलॉजी का चल रहा है, उसके बाद फिजिक्स का आएगा, केमिस्ट्री का आएगा, उसके बाद जीके का थोड़ा जीके का लाएंगे, जिसमें से स्टैटिक जीके रहेगा और इम्पोर्टेंट बैटल वगैरह रहेगा, यानी कि जीके का टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनता है वो सब लाएंगे, लेकिन धीरे धीरे।